हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और एलियन मार्केट्स का। एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत है। और इस बार होगा फेस टू फेस इन्वेस्टिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस ओवरऑल किसी भी कंट्री का हार्ट है। और अगर हमको ग्रोथ में जाना है, किसी भी कंट्री को ग्रो करना है, तो इस इंडस्ट्री को तो ग्रो करना ही पड़ेगा। और जब इंडिया में फाइनेंस की बात करते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री और एनबीएफसी के बारे में ज्यादा बात होती है। तो आज हम जिस गेस्ट से बात करेंगे, ही हैज बीन ट्रैकिंग मार्केट्स फॉर लॉन्ग, फंडामेंटल डीप इन्वेस्टर हैं, प्लस बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सही टाइम है, स्पेशली जब मार्केट अभी थोड़ा डामाडोल चल रहा है, तो ये सही टाइम है कि जो दिल है उसके बारे में बात की जाए, और कैसे जो दिल में कुछ प्रॉब्लम था पहले, और अभी दिल कैसे वापस ठीक हो रहा है, इसके बारे में चर्चा की जाए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, लेकिन बहुत ही इनरिचिंग डिस्कशन होगा विद अ गेस्ट टुडे, जिसमें हम बैंकिंग, एनबीएफसी के सारी बातें करेंगे और आपको एक क्लैरिटी देंगे कि क्यों ये दिल को आप देखना जरूरी है, क्योंकि ये दिल का धड़कना बहुत जरूरी है। तो लेट मी इनवाइट लवली अमेजिंग गेस्ट फॉर दिस फेस टू फेस, आदित्य शाह। हेलो आदित्य। Hi Vivek ji, how are you? Thanks for inviting me here. Must, very good. Good to see you as well. Thank you for coming. Thank you. Thanks a lot. So आदित्य, फेस टू फेस का फॉर्मेट तो आपको पता ही है कि थोड़ा आपके बारे में जानेंगे, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन मार्केट, and then we get into the topic. And today's topic is very close to my heart, so I don't want to waste too much time, and we just want to get into the topic, but we want to really know about you. To tell me about your background, कब आपने चालू किया, अभी क्या कर रहे हैं आप? Yes. So Vivek ji, I have started the markets in 2008 at the peak of the financial crisis that is there. I bought a stock called Kotak Mahindra Bank at the peak of crisis. And for about 4 years, the stock did not give me any return. In fact, at one point in time, it was down 60% from my buy price that is there. But from that point in time till today, I'm an investor in Kotak Mahindra Bank. That's one of my favorite stocks that is there. Not because वो कुछ मेरा bias है, but the company बहुत exceptionally perform कर रही है, right? So मेरा जर्नी वहां से शुरू हुआ था 2008 से। तब से लेके 2014 तक मैं मार्केट्स में था, सीख रहा था, समझ रहा था। इंजीनियर बाय बैकग्राउंड हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर है मेरी ग्रेजुएशन। देन मैंने सीएफए करना शुरू किया यूएस इंस्टीट्यूट से, और मैं सीएफए चार्टर होल्डर हूँ अब। फिर मेरे पास सेबी का रजिस्टर्ड लाइसेंस मिला मुझे, और वहां से मैंने एडवाइजरी शुरू की अपनी, और मैं अब एडवाइस करता हूँ नियरली अबाउट 100 करोड़ के एयूएम के आसपास में लोगों को एडवाइस करता हूँ। एंड बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज वगैरह मेरे साथ काम करते हैं। मेरा मेरा कोर जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की तरफ है। 12 साल से वही वही मेरा दिल है, वही मेरी जान है, वही मैं एनालाइज करते आ रहा हूँ। और आज भी जैसे आपने कहा कि किसी भी इकोनॉमी का दिल जो होता है, कोई भी इकोनॉमी में किसी भी सेक्टर को ग्रो करने के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत है, क्योंकि वो क्रेडिट फ्लो करते हैं इकोनॉमी के अंदर, और उसके ऊपर कोई भी केपेक्स होता है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से शुरू होती है। इसलिए ये इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो कि पिछले 4 साल से, जैसे कि हम बात करेंगे आगे, INFS क्राइसिस जब से वो हुआ है तब से वो सेक्टर बिल्कुल ही बीटन डाउन हुआ है, और उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी 2018 से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अब ये हम आगे देखेंगे कि कैसे करेक्ट होता है, और वहां से अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये हमारी स्टडी है कि कैसे एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है बिफोर द अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। जैसा कि कहते हैं मार्केट में आपको हाइंडसाइट पे नहीं करता है, फोरसाइट पे करता है। तो ये फोरसाइट वाला डिस्कशन है कि कैसे इन्वेस्टर्स अपनी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। अगेन, जैसे कि आपने कहा, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन। सही है, सही है। फैंटास्टिक, व्हाट अ लवली जर्नी यू हैड आदित्य। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोस पीपल आई एम श्योर दिस न्यू मार्केट विल लुक अप टू फॉर योर एनालिसिस। तो चलिए डीप डाइव करते हैं आपके सेक्टर पे। एंड यू हैव टेकन अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी एज अ बेस ऑफ द डिस्कशन। सो हमारे कैलकाटा की कंपनी है, तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि कोई इस कंपनी के बारे में बात तो कर रहा है। तो चलिए डीप डाइव चालू करते हैं। बिल्कुल, मैं एक बार आप जस्ट अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। या सो ये है हमारा, हमने आज आपने कहा कि कैलकाटा की कंपनी है बंधन बैंक।
इस कंपनी में डीप डाइव करने से पहले हम सेक्टर की बात करेंगे। ऑन द सेक्टर हमने देखा 2018 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस इकोनॉमी को हिट हुआ, जिसको कहते हैं आइलैंड एफएस क्राइसिस। उस आइलैंड एफएस क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी में बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया। हम इस 65 साल के लो के ऊपर हैं क्रेडिट ग्रोथ पे। क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल भी 2018 से इकोनॉमी में हो ही नहीं रहा है। अब इसकी वजह से 2018-19 ठीक था, फिर भी ठीक था। फिर 2020 में एक और नई प्रॉब्लम शुरू हो गई, कोविड-19 की प्रॉब्लम, जहां पे लाइवलीहुड, दिहाड़ी के जो लोग होते हैं उनकी सारी लाइवलीहुड जो है वो खत्म ही हो गई, बिल्कुल खत्म ही हो गई। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड चली गई। तो उसकी वजह से अगर हम ब्रॉडली अगर यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे कि कंपनीज लाइक बंधन बैंक, राइट, बंधन बैंक के जो एनपी है वो नियरली अबाउट सब 1% था 2019 के आसपास। अब वो नियरली अबाउट 11.5-12% के एनपी हो गए। 12x राइज इन द एनपीए बंधन बैंक जैसी कंपनीज के। आदित्य, मैं ना बीच बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी आप डिफाइन कर दें, तो डोंट माइंड अगर मैं बोलूंगा तो एक बार एनपीए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। क्या होता है कि जब भी बैंक्स लोन देते हैं तो कस्टमर होता है वो उनको सर्विस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स कुछ भी प्रॉब्लम के चलते उस लोन को सर्विस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होता है तो बैंकों ने जो लोन दिया अब बैंक उनको रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटर है इस पूरे सेक्टर का, उन्होंने बताया कि 90 दिन तक जो इंसान अपने लोन को सर्विस नहीं करेगा उसके बाद उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल दिया जाएगा। यानी कि वो एसेट पैसे वापस नहीं दे रहा है और बैंकों को वो अगर 100 रुपए का लोन बैंक ने दिया है तो वो पूरा लोन जो है वो बैंकों के लिए लॉस हो जाएगा, राइट। तो इसमें कैसा होता है कि लेंडिंग जो होता है वो डबल एजेड स्वॉर्ड होता है। अगर आपने 100 रुपए का लोन दिया और किसी ने 100 रुपए के लोन को पैसे वापस नहीं दिए और वो एनपीए हो गया, तो बैंकों को लॉन्ग टर्म में 100 रुपए का और प्रोविजन करना पड़ेगा। तो 200 रुपए का घाटा होता है बैंक को अगर बैंक एनपीए की तरफ जाता है। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं बंधन बैंक जो है उनके एनपीए जो है वो 1% से 12% की तरफ बढ़ गए। तो नियरली अबाउट 18,000 करोड़ का लॉस हुआ है बंधन बैंक को इस पूरे क्राइसिस के अंदर। बहुत बड़ी अमाउंट है वो, और इसीलिए कहा जाता है लेंडिंग एक डबल एजेड स्वॉर्ड होती है। अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप 2x 3x 4x पैसा कमाते हैं, और आप अगर पैसा लूज करते हैं तो आप 2x 3x पैसा लूज करते हैं। इसीलिए केयरफुल लेना है बिल्कुल लेंडिंग सेक्टर के अंदर। कभी भी टॉप पे बाय मत कीजिए लेंडिंग सेक्टर के अंदर, बॉटम पे बाय कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा एनपीए ये होता है कि 90 दिन तक किसी ने आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट और ईएमआई जो है वो पे नहीं किया। सिंपल लैंग्वेज में 90 दिन तक किसी ने ईएमआई नहीं पे किया तो 91st डे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि उसको एनपीए के अंदर डाल दिया जाए और उसके अंदर पहले 50% की प्रोविजन बनाया जाए और फिर उसके बाद आके देखा जाए कि रिकवरेबिलिटी कितनी होती है। अगर वो पूरा ही लोन नहीं रिकवरेबल है तो पूरा राइट ऑफ करना पड़ता है और 100% के प्रोविजन बनाने पड़ते हैं उसके ऊपर। अच्छा, नहीं ये बात नहीं मुझे समझ में नहीं है कि राइट ऑफ कर रहे हैं, वो तो समझ में आ गई कि चलो 100 रुपए का लोन दिया तो वो राइट ऑफ हो गए, बट ये और 100 का प्रोविजन क्यों होगा? तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल बैंक का जो कैपिटल है, राइट, बैंक के जो कैपिटल बैंक के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक के पास 88,000 करोड़ के डिपॉजिट हैं। 88,000 करोड़ के डिपॉजिट है और उनकी लोन बुक जो है वो 85,000 करोड़ की है। तो क्या होता है कि ये जो डिपॉजिट्स है वो बैंक के पैसे नहीं है, वो डिपॉजिट होल्डर के पैसे हैं। इन डिपॉजिट होल्डर के ऊपर बैंक लोन दे रही है। तो नेट नेट जो ये 85,000 करोड़ के लोन है वो बैंक घुमा रही है इधर से उधर। नेट नेट वो पैसे है नहीं बैंक के पास। अगर डिपॉजिट होल्डर आके बोलता है कि मुझे आज ही आप 88,000 करोड़ के जो लोन्स है वो जो डिपॉजिट्स है वो मुझे वापस दे दो, तो बैंक पैसे कहां से लाएगी? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट होल्डर्स आरबीआई ये कहती है कभी भी आपको लॉस होता है तो उसके ऊपर आप प्रोविजन कीजिए, राइट। वो प्रोविजन करने के बाद जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बताइए, ताकि डिपॉजिट होल्डर है वो अगर कभी रन हो जाए बैंक के ऊपर और पैसे लेने के लिए वापस आए तो ऐसा ना हो कि डिपॉजिट होल्डर के पास बैंक के पास पैसे ना हो डिपॉजिट होल्डर के। तो हमेशा इसीलिए बैंकिंग जो है वो एक लेवरेज बिजनेस होता है, क्योंकि ये जो 85,000 करोड़ की जो आप लोन बुक देख रहे हैं वो बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक सिर्फ पैसा इधर से उधर घुमा रही है। इसलिए आरबीआई डिपॉजिट होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहती है कि हमेशा जब भी आपको लॉस होगा तो तब आप उसके ऊपर 100 रुपए का और प्रोविजन करेंगे, ताकि डिपॉजिट होल्डर के पैसे कम ना हो,
जो कि हमने यस बैंक में देखा। यस बैंक में हमने क्या देखा, आरबीआई ने एम्बार्गो लगा दिया और लोग आ गए डिपॉजिट्स को रिडीम करने के लिए। तो ऐसा अगर होता है तो बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई कहती है कि प्रोविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, राइट। एक और कॉन्सेप्ट आदित्य में, क्योंकि अपने ये बात डिस्कस कर ही रहे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे थे। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल एडिक्वेसी का। तो अगर सपोज ये डिपॉजिट 88,000 है, तो बैंक को बोला जाता है कि इतना आपको कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा खुद का भी। अब यही डिपॉजिट अगर 2 लाख करोड़ हो जाता है, तो खुद का कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को भी बताइए ना थोड़ा। ऐसा होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको कहते हैं बेजल 3 नॉर्म्स। बेजल 3 नॉर्म्स जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री एक्सेप्ट करती है। एक बॉडी है, उन्होंने बनाए हैं बेजल 3 नॉर्म्स। राइट। तो उन बेजल 3 नॉर्म्स में ये कहा जाता है कि बैंक के पूरे टोटल आउटस्टैंडिंग लोन बुक का मिनिमम 10% कैपिटल जो है वो बैंक को लिक्विड एसेट्स में रखना है। क्यों रखना है लिक्विड एसेट्स में? ताकि समझो कल कोई रिडेम्पशन आ गई, डिपॉजिट होल्डर से बड़ी रिडेम्पशन आ गई, तो बैंक लिक्विड एसेट्स में रख के रेडीली पैसे रिडीम करके पैसे दे सकती है डिपॉजिट होल्डर्स को। या फिर बैंक को लोन्स देने हैं, लोन्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो लिक्विड एसेट्स में अगर बैंक के पास लोन्स हैं तो लिक्विड एसेट्स में अगर बैंक के पास कैपिटल है तो वो रेडीली उन लोन्स के लिए पैसा दे सकती है। राइट। बेसल 3 नॉर्म्स ये कहते हैं बैंक के टोटल लोन बुक का 10% जो है वो 10% बैंक को हमेशा मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो वो वायलेशन है बेसल 3 नॉर्म्स का, और आरबीआई उन बैंक की तरफ एक्शन लेती है। राइट। अगर आप बंधन बैंक की तरफ देखेंगे तो उनके पास 25% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था इस पेंडेमिक के पहले, जो अब पेंडेमिक के बाद नियरली अबाउट 20-22% हो गया है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक देखेंगे तो वो 3 लाख करोड़ की बुक के ऊपर 22% की कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये कह रहा है कि भैया मेरे पास तो इतना कैपिटल है कि इकोनॉमी में लोग लोन नहीं ले रहे हैं मेरे से। अब ये चीजें चेंज हो रही है। अब कोटक महिंद्रा बैंक पिछले 2 क्वार्टर से ये कहता आ रहा है कि हमारे पास इतने हाउसिंग लोन्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मेरे पास लोग नहीं है लोन्स को सर्विस करने के लिए। राइट। अच्छा। तो कैपिटल एडिक्वेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो हेल्थ ऑफ द बैंक बताता है, हेल्थ कैसा है। एक टाइम पे यस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी 8% हो गया था, तभी आरबीआई ने एक्शन लिया था यस बैंक के लिए कि उन लोगों को टेम्पररी रिडेम्पशन पे रोक लगा दी थी। तो कैपिटल एडिक्वेसी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैंक के लिए टू अंडरस्टैंड एंड जज द बैंक। दैट इज देयर। सही है, सही। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इस कैपिटल एडिक्वेसी पे ही एक और बात करता हूँ। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ देखेंगे, यहाँ पे तो मैंने नहीं डाला है शायद, अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ देखेंगे तो सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इंडिया में जो कि हमारे लोन ग्रोथ को लीड कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स लोन ग्रोथ को लीड नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लोन ग्रोथ को लीड कर रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर जो है वो नियरली अबाउट 40% हो गया है। 10 साल पहले वो अबाउट 20% था। अगर उन सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ देखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी 22%, एचडीएफसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी 18%, आईसीआईसीआई बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी 18%। तो ये सारे बैंक्स जो हैं वो कैपिटल लेके बैठे हुए हैं, वो बस बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट केपेक्स करिए, हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। राइट। तो उस नजरिए से मैं कह रहा हूँ 2-3-4 चीजें जो आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि लेंडिंग सेक्टर की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। राइट। अभी आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। श्योर। सबसे पहले जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अभी लेंडिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 65 साल के लो के ऊपर है। वो चीजें सारी बुरी होनी थी, वो बुरी हो चुकी है, और हमें कॉन्सेप्ट कहते हैं मीन रिवर्जन इन फाइनेंस। किसी भी सेक्टर के अंदर बहुत बुरा जब हो जाता है उसके बाद एक ही तरफ होता है, इतना नीचे आप जा चुके हो, अब नीचे से आप ऊपर ही जाओगे और नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है एज द इकोनॉमी रिकवर्स इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। राइट। अब तो हम क्यों कहते हैं, सबसे पहले बात तो डिस्क्लेमर जैसे कि विवेक जी ने भी दे दिया और मैं भी दे देता हूँ कि ये सब एक स्टडी है जो हमने की है। प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल कंसल्ट कीजिएगा कोई भी पोजीशन लेने से पहले। एक इंटरेस्टिंग स्टडी है, ये स्टडी करने के बाद भी आप और भी स्टडी कीजिए बिफोर टेकिंग एनी पोजीशंस इन एनी ऑफ द लेंडिंग सेक्टर दैट जी। राइट। तो सबसे पहले आते हैं माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। लेंडिंग सेक्टर का सबसे रिस्की सेक्टर है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। यहाँ पे क्या होता है,
मोटा मोटी प्लेन वर्ड्स में बात करें तो दिहाड़ी पे जो लोग होते हैं उनको लोन दिया जाता है। तो जिन लोगों की डेली वेज वर्कर्स होते हैं उन लोगों को लोन दिया जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सबसे हाई होता है, 20 से 30% का इंटरेस्ट रेट हर एक बैंक या हर एक एनबीएफसी चार्ज करती है। और इंटरेस्ट रेट ही आपको बता रहा है कि कितना रिस्की है ये सेक्टर। 20 से 30% जनरली अच्छे इनकम फैमिली को इतना हाई इंटरेस्ट रेट्स पे इंटरेस्ट नहीं लोन्स नहीं मिलता है। नियरली अबाउट 8 से 9% पे आपको अच्छे लोगों को मिल जाता है, राइट। सो पॉइंट नंबर 1, हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है। हाईली रिस्की लोगों को ये लोग लोन देते हैं जी। डेली वेज वर्कर को लोन देते हैं। सिंस ये इन लोगों को लोन देते हैं, इंडिया एक बहुत ही पुअर इकोनॉमी है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर पुअर इन दिस कंट्री। तो इसीलिए द स्कोप ऑफ ग्रोथ is about 3 to 5x of India's nominal growth GDP. That is nearly about at the peak of the cycle ये सेक्टर जो है वो 30 से 40% के आसपास ग्रो करता है। तो इसीलिए मैंने कहा हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है ये। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमी में, ये सेक्टर सबसे पहले नीचे जाएगा और इस सेक्टर में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। जी, इसी को सब प्राइम भी बोलते हैं क्या? करेक्ट करेक्ट, ये सब प्राइम लेंडिंग हो जाती है जिसकी जरूरत भी है इकोनॉमी में। बिकॉज देखिए 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वो लोग पर कैपिटा इनकम जो है वो भी नहीं कमा पाते हैं। तो उन लोगों को लोन देना जरूरी है। बिकॉज उनको लोन देके अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन से पॉवर्टी लाइन तक भी ले जाएंगे तो इंडिया $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उस तरफ मूव करेगी। तो ये सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का, इसीलिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओके। सो एज वी गो ऑन, सबसे पहले बात करते हैं बंधन बैंक की, जहाँ पे विवेक जी बैठे हुए हैं। वेस्ट बंगाल में इनका इंसेप्शन हुआ था 2014 के अंदर। इन लोगों को लाइसेंस मिला था, पहले ये स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, अब ये फुल फ्लेजेड बैंक हो गए हैं। इनके जो प्रमोटर हैं बड़े ही अच्छे बंदे हैं, क्लासी बंदे हैं, मिस्टर घोष। उन्होंने बहुत ही मुश्किलें फेस करके इस बैंक को बनाया है। अबाउट 88,000 करोड़ के इन लोगों के पास डिपॉजिट्स हैं और अबाउट 85,000 करोड़ के इन लोग लोन दिए हुए हैं। 10 मिलियन कस्टमर्स इन लोगों के पास है। सो ये ब्रॉड ओवरव्यू है। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबको ही अब पता है बंधन बैंक अब ईस्ट में नहीं बल्कि ऑल ओवर द कंट्री अब फैलता जा रहा है। जैसे जैसे उन्होंने ग्रुप फाइनेंस का टेक ओवर किया है तो उनको पेनिट्रेशन वेस्ट और नॉर्थ में अब बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गया, राइट। माइक्रो फाइनेंस, एज आई सेड, हाईली रिस्की सेक्टर दैट इज देयर। बहुत ही ज्यादा रिस्क है। अगर आप इसको गलत टाइम पे घुस गए सेक्टर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा पेन होगा, ठीक है। इस सिक्लिकल सेक्टर है, जैसे कि मेटल्स कमोडिटीज सिक्लिकल सेक्टर है। अभी आप देख रहे हैं मेटल्स कमोडिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म किया था उन्होंने, अब वो मार्केट के करेक्शन में वो भी नीचे आ रहे हैं। तो उन सेक्टर्स में कैसा होता है, आपको टाइमिंग करना पड़ता है, एंट्री का भी टाइमिंग करना पड़ता है और एग्जिट का भी टाइमिंग करना पड़ता है। सिमिलरली ये भी सिक्लिकल सेक्टर है, हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे बंधन बैंक ने आईपीओ के बाद 750 के आसपास का हाई बनाया था। वहां से अगर आप देखेंगे तो ये लो 260 के आसपास का हो गया है स्टॉक का। नियरली अबाउट 40 से 50% की जो करेक्शन है वो स्टॉक के अंदर आ चुकी है एट दिस स्टेज। बैंक क्या करता है, क्यों ये डी रेटिंग हुई है, आगे हम बात करेंगे। सिंगुलर रीजन इस डी रेटिंग का है कोविड-19 प्रॉब्लम्स और असम में प्रॉब्लम्स। आगे जाके हम असम के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, बट ब्रॉडली ये हुआ था कि जो कोविड-19 की वजह से जो एनपीए है और उसके पहले असम क्राइसिस जो भी हुआ था उसके पहले भी जो एनपीएस थे वो बहुत कंट्रोल में थे। बट मैसिव सर्ज ऑफ एनपीए हुआ है, 10x एनपीए सर्ज हो गए हैं। उसकी वजह से 18,000 करोड़ का लॉस हुआ है बैंक को। 18,000 करोड़ बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। आप अगर 88,000 करोड़ के डिपॉजिट के ऊपर 18,000 करोड़ की बात कर रहे हैं तो नियरली अबाउट 20 से 25% की बुक जो है वो बैंक की नियरली स्ट्रेस में है। एनपीएस है वो, लोग उनके ऊपर लोन इंटरेस्ट ईएमआई पे नहीं कर रहे, इसकी वजह से स्टॉक की डी रेटिंग हुई है। अब बात करते हैं द रियल प्रॉब्लम, असम माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस। हमने देखा था 2020 में, विवेक जी को भी पता होगा, असम और बंगाल के अंदर 20 और 21 में असम और बंगाल के अंदर इलेक्शंस हुए थे। बिफोर द इलेक्शंस दोनों ही गवर्नमेंट्स का ये चक्कर था कि वो हो सकता है कि लोन वेवर देंगे। लोन वेवर किसी भी क्रेडिट क्वालिटी के लिए बहुत ही बुरा होता है, बिकॉज फिर लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि वो लोग लोन के रीपेमेंट्स नहीं करेंगे। और यही हुआ असम के अंदर। असम के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि सारे माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स जो है वो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं,
इसकी वजह से हम लोग आपको रिकवर नहीं करने देंगे लोन्स को, और वेवर देंगे लोन्स का। ये दो चीजें हुई थी। उसकी वजह से बहुत सारे बोरोवर जो है उन्होंने रीपेमेंट्स करना जो है वो बंद कर दिया था। बंद कर दिया था, और उसकी वजह से ये हुआ था कि 3 कैटेगरीज डाली थी गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा था कि जो अच्छी क्रेडिट क्वालिटी मेंटेन करते हैं उन लोगों को हम इंसेंटिव देंगे, और जो लोग 1 से 89 डे के ओवरड्यू के ऊपर है, गवर्नमेंट देगी। आज तक गवर्नमेंट ने वो पैसे क्लियर नहीं किए हैं। बैंक्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं गवर्नमेंट से पैसा लेने के। ये होता है कि लोन वेवर से प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम पैसे देंगे, बट वो भरोसा नहीं कि कब पैसे देंगे। अब ये गवर्नमेंट के साथ डील करने का प्रॉब्लम ही ये होता है। ठीक है, तो अब इसका प्रॉब्लम क्या हुआ? इससे प्रॉब्लम ये हुआ, जैसे ये लोन वेवर आया तो असम में 100 रुपए का अगर लोन था बंधन बैंक का, तो उन लोगों की रिकवरेबिलिटी जो है वो 54 रुपीज की रह गई थी। बाकी 46 रुपीज जो है वो एनपीएस बन गए थे। ये बड़ी प्रॉब्लम हुई थी बंधन बैंक को नियरली अबाउट 2020-2021 में। अब क्या हो रहा है? अब इलेक्शन खत्म हो गया। वो इंसेंटिव था जो पॉलिटिशियंस के पास के वोट्स के लिए आप फेवर देंगे, वो खत्म हो गया है। पॉइंट नंबर 2, कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे जो लॉकडाउन हुए, लॉकडाउन की वजह से लोग पैसे भी नहीं दे पाए, वो भी खत्म हो गया है। अब हर जगह वैक्सीनेशन की वजह से लॉकडाउन ओपन हो गए हैं, राइट? ओपन होने के बावजूद 54% से लेके कलेक्शन एफिशिएंसी, अब आप देखोगे सितंबर और दिसंबर का डेटा है ये। अभी नया रिजल्ट बंधन बैंक का कल आएगा, तो उसके पर ऑन फ्राइडे इट विल कम, देन वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंस। बट आप देख रहे हैं कलेक्शन एफिशिएंसी 54% से 93% तक आई, और अब 97% तक आई। तो कलेक्शन एफिशिएंसी ब्रॉडली मैं समझा देता हूँ। अगर 100 रुपए की ईएमआई है तो कितना बैंक रिकवर कर रही है? 2020 में वो 54 रुपीज की हो गई थी। बहुत ही खराब टाइम था, तब स्टॉक बहुत ही ज्यादा गिर गया था, बिकॉज मार्केट को ये लग रहा था कि बंधन बैंक में बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हुए और वैक्सीनेशन हुआ, तो लोगों ने भी पैसे आके देना शुरू किया, और अब ये 93 से 97% आ गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इन द सेंस ये है कि 46 रुपए के एनपीए जो है वो धीरे धीरे कम हो गए अब 3 रुपए के एनपीए रह गए। तो बैंक को इससे बहुत ही ज्यादा सहूलियत मिल रही है कि अब उनको उतने बड़े प्रोविजंस करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं, ये पहला प्रॉब्लम था बंधन बैंक के लिए। दूसरा प्रॉब्लम था कोविड-19 प्रॉब्लम। अगेन कोविड-19 में लॉकडाउन होगा, दिहाड़ी वाले वर्कर को बड़ी प्रॉब्लम, राइट? अगेन कोविड-19 क्राइसिस में बंधन बैंक की, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 89% तक गिर गई थी। ये बंधन 89% लोएस्ट है सब बैंक्स के अंदर। मैं सारे बैंक्स को ट्रैक करता हूँ इस सेक्टर के अंदर, कोई ऐसा लेंडर नहीं है जिसको मैंने आज तक ट्रैक नहीं किया। बंधन बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी तो जी वो अमंग से लोएस्ट हो गई थी। और अगेन मार्केट को ऐसा लग रहा था कि बंधन बैंक में डीप क्राइसिस आएगा, जैसा यस बैंक में क्राइसिस था। बट ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे कलेक्शन एफिशिएंसी, जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ, बंधन बैंक ने अपने लोगों को भेजा और वो पैसे लेते रहे। देखिए बंधन बैंक का मॉडल क्या है, वो लोग हर रोज जाके कैश में पैसा ईएमआई देके आते हैं लोगों से, बिकॉज ये दिहाड़ी के वर्कर्स हैं और इनकी ईएमआई रोज मिलती है, राइट? इनकी सैलरी इनको रोज मिलती है, तो बंधन बैंक के वर्कर जाके रोज लेके आते हैं। अब लॉकडाउन में तो ये हो ही नहीं था, बिकॉज सबने बोला घर में बैठ जाओ आप, राइट? बट धीरे धीरे करके उन लोगों ने अपने लोगों को बाहर भेजा, चाहिए आप अपने लोन्स को रिकवर कीजिए, और धीरे धीरे कलेक्शन एफिशिएंसीज में इंप्रूवमेंट आना शुरू, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर ओवरऑल बैंक एट वन पॉइंट इन टाइम द कलेक्शन एफिशिएंसी इंक्लूडिंग असम वाज एट 77%. दिस हैज नाउ कम अप टू 93%. और अब लेटेस्ट अपडेट जो बैंक ने अभी दिया है जैन से मार्च के बीच में, that collection efficiency is up to 97%. that is there. Pre-COVID levels पे वो लोग पहुंच गए, right? So from that point of view, it is very good that बैंक के जो NPAs हैं वो कंट्रोल में आ रहे हैं। फ्यूचर फॉर्मेशन ऑफ NPAs जो है वो कंट्रोल में आ रहे हैं। अब एक और बात करते हैं। मैंने ये तो बोल दिया कि 0 से 90 डेज के बाद अगर कोई पेमेंट नहीं करता है तो उनको NPA कहा जाता है। बट जो 0 से 90 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं उनका क्या होता है? तो आरबीआई ने कहा कि इनको कह दो स्पेशल मेंशन अकाउंट और एसएमई, राइट?
SMA 0, SMA 1, SMA 2 बोलते हैं इनको। 1 से 30 डेज का अगर पेमेंट नहीं करता है कोई तो उसको SMA 0 कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डाउट है अभी कि एनपीए बन रहा है। SMA 1 में होता है 31 से 60 डेज तक अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया तो आप 50% चांस है कि ये तो एनपीए बनने ही वाला है, राइट। एंड SMA 2 जो है वो ये होता है कि अब ये एनपीए बनने की तैयारी हो गई है, राइट। तो अगर आप देखेंगे पहले SMA 0 में 24% बुक थी, वो घट के 11% हो गई। SMA 1 में जो बुक थी 10%, वो 7% हो गई। और SMA 2 का जो बुक था वो नियरली अबाउट सेम ही रह गई थी। ब्रॉडली ये है कि इनकी जो स्ट्रेस्ड बुक है वो भी धीरे धीरे नीचे आ रही है एज लॉकडाउन इज ओपनिंग अप। ये सिर्फ इस बैंक के लिए नहीं है, पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेस्ड बुक जो है वो नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आ रही है। बैंक रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्री कोविड लेवल के डिसबर्समेंट शुरू हो गए हैं, लोग आ रहे हैं वापस लोन मांगने के लिए। सबसे बड़ी इंडिया की रिकवरी का इंडिकेटर है रूरल इकोनॉमी में क्या हो रहा है। ये माइक्रो फाइनेंस के लोग जो हैं वो सारे रूरल इकोनॉमी में काम करते हैं। सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है, मार्च महीने के अंदर सारे बैंक्स आके रिपोर्ट कर रहे हैं डिसबर्समेंट्स प्री कोविड लेवल्स के हो गए हैं और वहां से भी 10% की ग्रोथ हो रही है। तो रूरल इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है और इससे हमें बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस मिलती है कि अगले 6 से 8-10 महीने के अंदर इंडियन इकोनॉमी में धीरे धीरे करके रिकवरी आना शुरू होगा। ये सारा डेटा उस तरीके से पॉइंट आउट कर रहा है। ये लीड इंडिकेटर है इकोनॉमी का रिकवरी करने के लिए, बिकॉज बैंक पहले लोन देंगे उसके बाद ही लोग अपना आगे जाके काम बढ़ाएंगे, राइट। तो ये है पॉइंट नंबर 2। बंधन बैंक ने जो है 16,000 करोड़ की प्रोविजन किए हैं। 16,000 करोड़ उन्होंने लॉस लिया है अपने बुक्स के ऊपर, और ये रेगुलेटरी प्रोविजन से बहुत ज्यादा हाई है। और उनका जो प्रोविजन कवरेज है, जो कि उन्होंने 100 रुपए का अगर लोन लॉस हुआ है उनको, तो उन्होंने 75 रुपए प्रोवाइड कर दिए हैं। जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक ही ऐसा करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है और जिनके पास आगे भी कैपिटल ग्रो करने के लिए, वो ही ऐसा करते हैं कि वो इतने प्रोविजंस बना देते हैं। सो ब्रॉडली ये हुआ है। एनपीए का जो नया फॉर्मेशन है वो स्लो डाउन हो रहा है। हमने सुना है केवी कामत ने भी ये कहा है कि बैंकिंग सेक्टर की जो हेल्थ है पिछले 50 साल के अंदर इतनी हेल्दी नहीं रही है, राइट। अब बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है बैंक की, इस बैंक की नहीं, सब बैंक की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रोविजंस उन्होंने कर दिए हैं और आगे जाके जो ग्रोथ रुक गई थी, बंधन बैंक की जो ग्रोथ थी बिफोर पेंडेमिक जो है 30 से 50% के आसपास रहती थी, इतना ग्रो करते थे। पेंडेमिक के बाद वो नेगेटिव हो गई है, ग्रोथ ही नहीं किया है बैंक ने बिल्कुल भी, बिकॉज वो भी डर गए थे कि अब आगे जाके क्या होगा। पेंडेमिक में सभी डर गए थे, राइट। अब जैसे जैसे बुक ग्रो होगी, प्रोविजंस नहीं बनाने पड़ेंगे, बैंक जो है अपने प्रीवियस आरओए, सो बंधन बैंक का आरओए पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव था, बंधन बैंक ने लॉस पोस्ट किए थे, वो जो लॉस है वो अब प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। इस बार हमारा अनुमान है कि बंधन बैंक 9 से 10,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करेगा इस क्वार्टर के अंदर। एंड जो आरओए है बैंक का जो नेगेटिव हो गया था वो 2.23 के आसपास हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। और आगे जाके आप देखोगे 3 से 3.5 का भी आरओए आएगा एज द साइकिल मूव्स ऑन। अगले 3 साल के अंदर 3, 3.5, 4 का आरओए देगी, जो कि एचडीएफसी बैंक के मुकाबले 3x 4x हो जाएगा एट सम पॉइंट इन टाइम। ये क्यों है? क्योंकि बंधन बैंक का जो लोन एवरेज इंटरेस्ट रेट है वो 27-28% है, एचडीएफसी बैंक का एवरेज लोन इंटरेस्ट जो वो लेते हैं वो 8.5-9% हो, वो डिफरेंट क्लास है। तो क्या बंधन बैंक एचडीएफसी बैंक से ज्यादा अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। बंधन बैंक एक हाईली रिस्की बिजनेस है, जिसमें अगर आप बॉटम के अंदर आपने टाइम कर लिया स्टॉक को, तो मल्टीपल एक्स, 2x, 3x, 4x टर्न दे सकता है एज द साइकिल मूव्स ऑन, राइट। तो अगले 2-3 साल में जब साइकिल ऊपर जाएगा तो कंपनी अच्छा करेगी, और आपको उस टाइम पे देखना है कि आप स्टॉक को कैसे टाइम करके बाहर निकल सकते हैं। इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनना है, सिक्लिकल इन्वेस्टिंग करनी है। यहाँ पे बॉटम पे आपको मिल गया, 2-3 साल तक टॉप पे रहिए, जब चीजें अच्छी होगी उससे पहले इस स्टॉक से बिल्कुल बाहर निकल जाएगी, राइट। ओके, बट विल यू से द सेम थिंग फॉर अदर बैंक्स? उनमें भी सिक्लिकल होके काम करना चाहिए? नहीं, फॉर एग्जांपल जो बैंक्स का लोन पोर्टफोलियो बिल्कुल ही डाइवर्सिफाइड है, फॉर एग्जांपल मैं कोटक की बात करता हूँ, कोटक के पास होम लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, वहां पे बिल्कुल डाइवर्सिफाइड बिजनेस के
अंदर वो लोग सिक्लिकल नहीं रहेंगे, जहां पे बैंक्स अपने बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोटक बैंक ने अभी किसी वेल वर्स ब्लू चिप कंपनी में काम करते हुए बंदे को लोन दिया, राइट। कोविड-19 था, फिर भी वो अपने लोन को सर्विस कर पा रहा था, राइट। अब बंधन बैंक ने अपने लोन को दिया दिहाड़ी पे वर्क करने वाले कारपेंटर को, उसकी दिहाड़ी तो निकल गई, राइट, उसकी दिहाड़ी कोविड-19 में निकल गई, तो उसकी वजह से वो अपने लोन को सर्विस नहीं कर पाए। तो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस ये मुझे बताता है कि जिन बैंक्स की बुक कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड है, कॉर्पोरेट्स के अंदर, रिटेल के अंदर भी, होम लोन्स के अंदर, पर्सनल लोन्स के अंदर, क्रेडिट कार्ड बिजनेस के अंदर, वो बैंक जनरली सिक्लिकल नहीं रहते हैं। जो बैंक्स अपने बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल सीवी बिजनेस के अंदर जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ऑटो बिजनेस के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर भी पिछले 3 साल से डाउनटाउन के अंदर है, राइट, वहां पे उनको प्रॉब्लम हुई है। अगर आप बंधन बैंक को देखेंगे, वहां पे उनको डाउनग्रेड हुई है। अगर आप कोटक बैंक को देखेंगे तो उनके स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है, वो बात ठीक है, बट उनके स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। बंधन बैंक ने पिछले 3 साल के 2 साल के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिया है 50% का। कोटक ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, वो स्टॉक वहीं पे है। एचडीएफसी बैंक वहीं पे है। आईसीआईसीआई बैंक ने तो उल्टा 50% का रिटर्न दिया, राइट। सो डाइवर्सिफाइड बुक, गुड लेंडर्स विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम। जो बंदे अपने बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द स्टॉक विल ऑलवेज रिमेन सिक्लिकल। बाय करो जब नो कोई भी बाय नहीं करना चाहता, खड़े रह जाओ वहां पे, फिर जब चीजें बहुत अच्छी देखेगी वहां पे सेल कर दो, बिकॉज हर 2-3 साल में इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आता ही है, और प्रॉब्लम होता है। लास्ट प्रॉब्लम था डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी लोग बहुत प्रॉब्लम हुई थी इनको, क्योंकि कैश डिस्बर्सल, कैश में पैसा लेना बंद हो गया था, राइट। सो अब यहाँ पे 2020-2021 में ये प्रॉब्लम है, अगले 2-3 साल के बाद फिर से कोई प्रॉब्लम आएगा। उससे पहले यू हैव टू बाय द स्टॉक इफ यू वांट टू बाय द स्टॉक, एंड यू हैव टू एग्जिट द स्टॉक। ये बस एक स्टडी है, थ्योरेटिकल स्टडी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो आदित्य मुझे एक बात बताइए, अगर हम ओवरऑल बैंकिंग को लेके हम पॉजिटिव हो रहे हैं तो, और स्टॉक स्पेसिफिक हमेशा ये हमारे मन में किंतु परंतु रहती है कि बंधन करें कि कोटक करें, या तो हम बास्केट बना लिए तो डाइवर्सिफाई हो गए। yes. दूसरा है कि अगर सपोज हम बास्केट नहीं बना सकते हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स है, जो सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स है, जो एक थीम बेस्ड फोकस स्कीम चला रहे हैं, तो उनमें अगर रेगुलर एसआईपी करते रहे यहाँ से, एज्यूमिंग कि वो बैंकिंग वाला बॉटम आउट हो गया, अब यहाँ से क्रेडिट ग्रोथ होगा तो आने वाले 5 साल में इंडिया का स्टोरी अच्छा लग रहा है, तो उनमें एसआईपी चालू कर देते हैं। करेक्ट। मैं बहुत बार ट्विटर पे ये कहा भी है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अगला लीडर होगा मार्केट का अगले 3 साल के अंदर। पॉइंट नंबर 1, सेक्टोरल फंड्स में कभी भी जाते हैं तो एंट्री और एग्जिट बिल्कुल टाइम करना है, राइट। सेक्टोरल फंड्स में कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनना है, पॉइंट नंबर 1। अच्छा। पॉइंट नंबर 2, सेक्टोरल फंड्स में अभी इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम है, स्पेसिफिकली टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, दैट इज राइट राइट। वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट केवियट ये रहेगा कि आपको 3 साल के अंदर बाहर निकलना है। वो आपको जरूरी टाइम करना है कि जैसे चीजें अच्छी दिखेगी और सब 20-25% की लोन ग्रोथ देंगे, आपको बाहर निकलना है। सेल व्हेन एवरीबॉडी वांट्स टू बाय द सेक्टर, दैट इज देयर, राइट। आपको अच्छा। यही करना है। अगले 2-3 साल के अंदर ये फंड जो है वो अच्छा रिटर्न देंगे। 2020 आईटी सेक्टर का था, 2021 फार्मा सेक्टर का था। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो डंप में था वो आगे जाके रिटर्न देगा, दैट इज देयर। आप इट इज गुड दैट यू कैन डू एन एसआईपी इन अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। हाउएवर एक बात याद रखिएगा, एसआईपी करिए, बट उसमें स्टॉकअप करके मत रह जाइए एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आपको उसमें से बाहर निकलना है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में भी जाएंगे तो आज की डेट में आप पराग पारेख ले लीजिए, आप मिराई ले लीजिए, आप कोई भी म्यूचुअल फंड लीजिए, आज की डेट में सारे फंड मैनेजर्स जो हैं वो बैंक ही बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पराग पारेख का इंक्रीमेंटल मनी जो है वो एचडीएफसी में गया है, मिराई का भी इंक्रीमेंटल मनी जो है वो एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक में जा रहा है। तो फंड मैनेजर्स भी देख रहे हैं कि बैंकिंग बॉटम आउट हो रहा है। अगर आपको खुद पोर्टफोलियो बनाना है तो एक बास्केट बनाइए, जैसे विवेक जी ने कहा था। लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डोमिनेट करेंगे, 50 से 60% लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रखिए, 10 से 15% स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रखिए, 10 से 15% पीएसयू बैंक्स में रखिए। वहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है अच्छी अपॉर्चुनिटी।
बट छोटा पोर्टफोलियो का पार्ट रखिए और 10 से 15% एनबीएफसी के अंदर रखिए। सबसे बड़ी री रेटिंग जो है वो एनबीएफसी में होगी, क्योंकि वो सबसे बीटन डाउन हो चुका है। कई कई स्टॉक्स तो बुक वैल्यू से नीचे मिल रहे हैं। ऐसी अगर आप बास्केट बनाएंगे तो अगले 3 साल के अंदर अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। अगेन कैवियट, 3 साल के बाद इस बास्केट को डिसबैंड करके उस टाइम पे कुछ नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हो सकता है मेटल्स में नई अपॉर्चुनिटी, राइट। तो इस तरीके से अगर आप बास्केट बनाएंगे तो अगले 2-3 साल के अंदर अच्छा कर सकते हैं। अगेन 2-3 मिथ्स भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मार्केट में ऐसा मिथ है कि कॉर्पोरेट से लोन ग्रोथ की लोन्स नहीं आएंगे, सब लोग अपने आप लोन्स को फाइनेंस करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट्स, कुछ कॉर्पोरेट जो है जो बहुत स्ट्रांग है वो अपने लोन्स को खुद फाइनेंस कर सकते हैं, बट 90% ऑफ द पीपल, 90% एसएमई जो है उनको लोन्स चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिटेल साइड में बैंक्स अच्छे करते ही रहेंगे, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। डिमांड फॉर लोन्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो यही है कि बैंक्स कितना रिस्क अपने बुक्स पे लेना चाहते हैं और लेंड करेंगे। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पिछले 2 दिन में डेटा आया है। वो डेटा ये कहता है 2 साल के अंदर पहली बार पिछले 30 दिन के अंदर क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 11% के ग्रोथ से आई है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और लास्ट में दिनेश खरा जो कि एसबीआई के चेयरमैन हैं, वो ये कहते हैं एसबीआई जैसा बड़ा बैंक जो कि 30 लाख करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है, 30 लाख करोड़ बहुत बड़ा बैंक है, वो ये कहता है कि हम 2022 में 10 से 11% की लोन ग्रोथ करेंगे और 2023 के अंदर हम इसको 15 से 17% के आसपास ले जाएंगे। तो समझ लीजिए 30 लाख करोड़ के ऊपर अगर आप 17% से ग्रो कर रहे हैं तो आप अबाउट 4 बंधन बैंक ऐड कर रहे हैं, राइट। सही बात है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में कोई 2-3 स्टोरी जो आपको लगते हो कि अभी रीजनेबल वैल्यू पे अवेलेबल है? बिकॉज पब्लिक सेक्टर सबको लगता तो इन्वेस्ट करने लायक है, बट डर हमेशा लगता है, कभी भी पैसे नहीं बनते उनमें। यस। तो देखिए कैसा है, पब्लिक सेक्टर बैंक में 2-3 चीजें हो चुकी हैं जो कि कभी नहीं हुई थी। पॉइंट नंबर 1, पब्लिक सेक्टर बैंक की बुक्स इतनी क्लीन नहीं हुई थी। जितना हमारी गवर्नमेंट को अपलॉड करना होगा कि जितना पेन उन्होंने लिया है पब्लिक सेक्टर बैंक की बुक को क्लीन करने के लिए, उतना किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। तो वहां पे सैल्यूट करना होगा हमें गवर्नमेंट को। पॉइंट नंबर 2, अब गवर्नमेंट चाहती है लोन ग्रोथ को इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज गवर्नमेंट को भी दिखाना है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। सबसे पहला जरिया उसका ये है कि वो पीएसयू बैंक को जाके बोलेंगे लोन ग्रोथ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे 2-3 स्टॉक्स का बास्केट बनाएंगे तो बेटर रहेगा। मार्केट लीडर जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है इस कंट्री का, एसबीआई इतना फैंटास्टिक फ्रेंचाइज है कि अगर प्राइवेट कंपनी होती तो वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होती। फैंटास्टिक कंपनी है वो। लोग कहते हैं कि वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाई, वो अलग बात है, बट आज की डेट में उसके पास डिपॉजिट्स प्राइस करने की पावर है। वो बोलेगी कि मैं डिपॉजिट्स पे 2% दूंगी, 3% दूंगी, तो लोगों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मानेंगे। और इतना पैसा है बैंक के पास कि आप बिलीव नहीं कर सकते। फैंटास्टिक फ्रेंचाइज पीएसयू स्टॉक्स में, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप पीएसयू बैंक्स में जा रहे हैं, अगेन आप कैनरा बैंक की तरफ देख सकते हैं, वो स्टॉक बुक वैल्यू की बिलो मिल रहा है आज, राइट। इसीलिए सब एस इन्वेस्टर, सारे एस इन्वेस्टर्स उस स्टॉक के अंदर है। क्यों? उस स्टॉक का जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज्यादा कम है, और जैसे जैसे लोन ग्रोथ होगी अगले 2-3 साल के अंदर, वो अगर वैल्यूएशन का भी री रेटिंग हो जाएगा तो ही स्टॉक यहाँ से बहुत ज्यादा रिटर्न दे देगा, राइट। ये 2 स्टॉक्स को देख सकते हैं। अगर आपको तीसरा स्टॉक देखना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इन 2 स्टॉक्स की तरफ जाएंगे तो बेटर रहेगा। मैं अब आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा री रेटिंग कहाँ होगी एज क्रेडिट साइकिल मूव्स ऑन। सबसे ज्यादा री रेटिंग होगी एनबीएफसी के अंदर, रिटर्न डाउन एनबीएफसी के अंदर, जहां पे 2016 में यूफोरिया था कि सिर्फ एनबीएफसी करेंगे, सिर्फ एनबीएफसी करेंगे। 2018 में यूफोरिया था कुछ नहीं करेंगे, एनबीएफसी को हटा दो हटा दो हटा दो। सबसे पहले री रेटिंग वहां पे होगी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिटर्न वहां मिलेगा, पर वहां पे अच्छी कंपनीज में पैसे डालिए। कुछ होम फाइनेंसर्स में हो सकता है, कुछ सीवी लेंडर्स में हो सकता है जहां पे बीटन डाउन हुए हैं, वहां पे देखिए। पीएसयू बैंक्स में री रेटिंग होगी। पीएसयू बैंक्स बहुत बीटन डाउन है, कुछ कुछ तो बिलो बुक वैल्यू मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। देन आएगा स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यहाँ पे अगेन री रेटिंग का थोड़ा बहुत मौका है।
देन लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आएगी। लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में री रेटिंग का कोई मौका नहीं है। वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पोर्टफोलियो को कि वो स्टेबल ग्रोथ देते रहेंगे। वैल्यूएशन का मौका नहीं, क्योंकि वो प्राइस परफेक्ट है। मार्केट में सबको पता है कि अच्छे बैंक्स हैं, अच्छी कंपनियां हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है, राइट। तो ऐसे अगर आप बास्केट को बनाएंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और कभी भी ग्रीडी मत होइए कि सारा ही एनबीएफसी में डाल दिया, नहीं। हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच रखिए, पोर्टफोलियो अप्रोच रखिए, और ऐसे मेंटेन करेंगे पोर्टफोलियो को 50% लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक में, 10 से 15% स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक में, 10 से 15% पीएसयू बैंक में, और अगेन 10% एनबीएफसी में। तो आप जीत जाएंगे अगले 3 साल। ओके। एंड अगर किसी का पोर्टफोलियो का सर्टेन परसेंटेज डिफाइन करना हो ये पूरे बास्केट में, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में? देखिए, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स पे एट वन पॉइंट इन टाइम 40% था बैंकिंग एंड हम्म। फाइनेंशियल सर्विसेज का। हम्म। ठीक है, अब पिछले पिछले 3 साल में इंडेक्स में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने परफॉर्म नहीं किया है। हम्म। तो पोर्टफोलियो 30% के आसपास हो गया। हम्म। 25 से 30% हम भी जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में रखते हैं, बिकॉज हम्म। वो एक साइड है मार्केट का जिसमें आप ये ओनरशिप आसानी से मिल जाती है, हम्म। राइट। इसीलिए इंडेक्स वहां पे ज्यादा वेट रखता है। बैंकों में कुछ कुछ बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक 100% पब्लिक ओन्ड है, कोई कोई प्रमोटर नहीं है, तो हम्म। ओनरशिप जल्दी से मिल जाती है। पॉइंट नंबर 1। हम्म। पॉइंट नंबर 2 है, जैसे प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई होते हैं आपको रियलाइज होगा, एचडीएफसी बैंक जो है वो 2008 के अंदर नियरली अबाउट 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी। आज की डेट में वो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। तो upscaling of the profit is much higher on the financial services space than any other space that is there. नियरली अबाउट 20 से 25% मिनिमम आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में होना चाहिए। बाय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आई मीन नॉट ओनली लेंडर्स प्लस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्लस इंश्योरर्स, बाय देम आई मीन लाइफ इंश्योरर्स एज वेल एज जनरल इंश्योरर्स दैट आर देयर, राइट। तो लेंडिंग में आप 20% रखिए, बाकी 10 से 15% ये इन स्पेसेस के लिए भी दीजिए, बट मिनिमम 20% तो नेक्स्ट तीन साल के अंदर आपका लेंडिंग स्पेस में एक्सपोजर होना ही चाहिए। राइट। तो अब किसी के पास अगर 5 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसका 20 से 25% हो गया तकरीबन लाख सवा लाख रुपए। तो यस, एक एक स्टॉक में तो वो कर नहीं सकता है, तो उसके लिए तो बेस्ट है कि वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के जो म्यूचुअल फंड्स है उसी में डाल दो, बिकॉज वो राइट, मोरलेस आपको सब में एक्सपोजर देता है। राइट। लेकिन आपके पास 25-30 लाख रुपए हैं, तो उसका 20% 5-1 लाख रुपया हुआ, तो 5 लाख को अपने पांच 5-6 स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। करेक्ट, 5 6 7 स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हम्म। नहीं है। 2 3 स्टॉक आप प्राइवेट लार्ज बैंक से रख लीजिए, एक स्टॉक स्मॉल बैंक का रख लीजिए, एक स्टॉक पीएसयू का रख लीजिए, एंड एक स्टॉक एनबीएफसी का रख लीजिए। हो जाएगा 6 स्टॉक 7 स्टॉक हो जाएगा। बट Sure. डोमिनेट करिए लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक से, बिकॉज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। देखिए, जो स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न देते हैं उनका डाउन साइड ये भी होता है कि वो बहुत वॉलेटाइल भी रहते हैं, राइट। बंधन बैंक बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, 260 से 313 आ गया है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है स्टॉक के अंदर। तो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टेबिलिटी के लिए अपने पोर्टफोलियो में डालिए। इवन राइट। एसबीआई एक लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक, इवन एसबीआई एक लार्ज बैंक, नॉट प्राइवेट सेक्टर बैंक पर लार्ज बैंक। राइट। राइट। अच्छा आदित्य, बिकॉज यू आर ट्रैकिंग बैंकिंग फॉर सो लॉन्ग, मुझे बताइए ये एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में क्या गड़बड़ हुई? नहीं विवेक जी, इट इज अ फैंटास्टिक मर्जर दैट इज देयर। अच्छा। मार्केट ने जिस दिन मर्जर हुआ तो ओवर रिएक्ट किया मर्जर के लिए। हम्म। 17 लाख करोड़ की इनकी बुक हो जाएगी। हम्म। जिस दिन मर्जर होगा उससे 5 साल आप गिन लीजिए, एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे टॉप बैंक बन जाएगा, एसबीआई को हम्म। पीछे छोड़ देगा। ठीक। हम्म। अब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है, एचडीएफसी ग्रुप की बड़ी सारी सब्सिडरीज है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, उन सब्सिडरीज को रिजर्व बैंक बोल सकता है कि एचडीएफसी बैंक होल्ड नहीं कर पाएगा। हम्म। तो ये रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स जो है अगले 12 से 18 महीने में कंपनीज को फेस करना पड़ सकता है। तो वो रेगुलेटरी चैलेंजेस मार्केट अभी डिस्काउंट कर रहा है और सोच रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम होगा तो बैंक में से इन सब्सिडरीज को हटा के एक होल्डिंग कंपनी बनानी पड़ेगी जहां पे इन सब्सिडरीज को हाउस करेंगे। अच्छा। बैंक को ये नहीं चाहिए, बैंक को चाहिए कि सब्सिडीज रहे उनके पास, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन है। ठीक है, वैल्यू एडिशन है बैंक के लिए। ये एक प्रॉब्लम नियर टर्म में है बैंक की। पॉइंट नंबर 2 प्रॉब्लम ये है, एचडीएफसी लिमिटेड जो है उनके पास एक चीज होती है एसएलआर और सीआरआर। वो क्या होता है?
जब भी कभी आप 100 रुपए का लोन देते हो तो आरबीआई बोलती है बैंकों को 20 से 25 रुपए आरबीआई के पास सेफली रखने हैं, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो 20 से 25 रुपए से आप डिपॉजिट होल्डर के पैसे दे सकते हो, राइट। एचडीएफसी लिमिटेड बिकॉज एक एनबीएफसी थी, उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं था। अच्छा। right? तो अब एचडीएफसी लिमिटेड की बुक जो है वो 5 लाख करोड़ की है, ठीक है। अब वो 5 लाख करोड़ की बुक अब वो बैंक के अंडर आ जाएगी, तो आरबीआई ये कहता है कि 20% लोन बुक है, 20% पैसा जो है वो आप एसएलआर और सीआरआर में रखिए। वो 90,000 करोड़ के आसपास का पैसा है। 90,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, जो कोई भी बैंक एक दिन में नहीं ला सकता है, बिकॉज जिस दिन वो मर्जर इफेक्टिव हो जाएगा उसी दिन से मेंटेन करना है अगर, तो एक दिन में इतना पैसा नहीं ला सकता बैंक, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है बैंक के लिए कि वो कैसे इस पैसा को बट लाएगा। ये सब तो मैनेजमेंट को पता ही होगा, उसके बाद भी तो ये लोग कर रहा है। करेक्ट, ये पता है मैनेजमेंट को, इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है, हमने आरबीआई को लिखा है कि हमें 2 से 3 साल का टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके हम इस पैसे को मेंटेन करेंगे। अच्छा। बट मार्केट ये सोचता है कि अगर आरबीआई ने ऐसा क्लियरेंस नहीं दिया, हाँ। प्रॉब्लम होगा। मेरे हिसाब से दीपक पारेख कोई भी स्टेप बिना सोचे समझे नहीं लेते, करेक्ट। वो विजनरी इंसान है। ऐसे ही आप 17 लाख करोड़ की बैंक नहीं खड़ी कर देते हो। थोड़ा मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड का अगर आप बिजनेस देखोगे, FY22 के अंदर 50% से बिजनेस ग्रो किया है, और 2022 में वो कहते हैं हमने अपने पूरे लाइफ टाइम, 25 साल हो गए कंपनी को, अपने लाइफ टाइम में इतने लोन नहीं दिए जितने हमने मार्च 2022 में दिए। करेक्ट। बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, मार्केट ओवर रिएक्ट कर रही है ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन इन दोनों स्टॉक के जो ओनर्स हैं वो एफआईआईस हैं, और भारत से एफआईआई बाहर निकल रहे हैं। 50 से 60 हजार करोड़ की सेलिंग पिछले 6 से 8 महीने में हो चुकी है। अगर एफआईआई को बेचना है तो वो क्या बेचेंगे? एचडीएफसी, राइट। बैंकों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैंक और एनबीएफसी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अपने डिस्क्लोजर देता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को बाय करवा रहा हूँ दोनों स्टॉक्स, और मैं ये भी जानता हूँ कि 12 से 18 महीने तक जब तक ये रेगुलेटरी ओवरहैंग है स्टॉक्स के ऊपर वो क्लियर नहीं होता, तब तक ये स्टॉक्स रिटर्न नहीं देंगे। अगर आप 5 साल देखेंगे, अगले 5 साल, तो आप पीछे मुड़ के हाइंडसाइट में देखेंगे कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी था इतने अच्छे क्लास फ्रेंचाइजी को बाय करने का। और एक दूसरी बात समझ लीजिए, जब आप 20 लाख करोड़ की बैंक को हिलाते हो ना, तो गवर्नमेंट को भी पता है कि ऐसा हो रहा है। 20 लाख करोड़ इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट, छोटा पार्ट नहीं है। अब एचडीएफसी बहुत ही सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। आपने देखा होगा कि जिस दिन मर्जर हुआ था उस दिन एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों के चेयरमैन जो है वो हमारा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने गए थे। और इतनी बड़ी बैंक है कि अगर कुछ भी होता है ना उस बैंक में तो पूरी इकोनॉमी को हिला सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को भी पता है, रेगुलेटर को भी पता है, और बैंक और एनबीएफसी को भी पता है, मिल के साथ काम करना है ताकि ये मर्जर गो थ्रू हो जाए। बट ये बैंक इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगा। $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज बैंक स्ट्रांग होने चाहिए, वो क्रेडिट पुश करेंगे इकोनॉमी के अंदर। चाइना में 2000 से 2010 तक सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ही पुश किया गया था, जिससे इकोनॉमी इतना फास्ट ग्रो की थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उन लोगों के साथ कॉल किए हैं, मुझे पता है क्या हो रहा है उन कंपनीज के अंदर, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। नियर टर्म प्रॉब्लम हो सकता है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गया। अच्छा, एक और पॉइंट है, ये नए जो फिनटेक आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये बोला जा रहा है कि जितने भी फिनटेक आ रहे हैं फाइनली ये लोग सब लोन ही देंगे, चाहे वो ब्रोकिंग कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि लोन के अंदर में यील्ड उनको सबसे ज्यादा दिखता है। तो do you think these fintechs will create disruption from the existing players, या they will complement the existing players? विवेक जी, राजीव जैन जी के साथ कॉल था, आपको पता होगा, बजाज फाइनेंस के एमडी सीईओ है वो ये कहते हैं, यार तुम क्या फिनटेक की बात करते हो, मैं इस बिजनेस में ना 2008 से, राजीव जैन जी ही है जो ब्रेन चाइल्ड है बजाज फाइनेंस का। करेक्ट। डिस्क्लोजर, वो हमारा स्टॉक है, सो बायस्ड हूं मैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं, यार मैं ये बिजनेस 12 साल से कर रहा हूँ, बाय नाउ पे लेटर करने की कोशिश कर रहे हैं बड़े सारे फिनटेक, राइट। और बड़े सारे फिनटेक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं लोन को सोर्स करने के लिए। वो कहते हैं इन सब लोन में क्रेडिट कॉस्ट जो है, जो कॉस्ट ऑफ एनपीए है, 20 से 25% की है।
ठीक है। आज की डेट में मैं बजाज फाइनेंस हूँ, मेरे पास कैपिटल है, मुझे अंडरराइटिंग करना आता है, मेरी इतनी क्रेडिट कॉस्ट नहीं है, मैं अपने आप को मेंटेन कर पा रहा हूँ। और ये लोग जो है इनको हर दूसरे साल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए फिनटेक और एनबीएफसी मॉडल वर्क नहीं करता है इस कंट्री के अंदर, क्योंकि रिलेंटलेस रिक्वायरमेंट है क्रेडिट कॉस्ट की। आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस ने कल अपने एफडी रेट्स बढ़ा दिए। बजाज फाइनेंस क्या कर रहा है? बजाज फाइनेंस के पास 40,000 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, वो डिपॉजिट्स को बढ़ा रहा है। जब आप बैंक बनते हो ना, सबसे बड़ा एडवांटेज फिनटेक और एनबीएफसी के ऊपर आपका ये होता है, आपके पास डिपॉजिट है और आरबीआई ये कहती है कि आप उस डिपॉजिट को मल्टीपल टाइम्स लेवरेज कर सकते हो लोन देने के, राइट? फिनटेक्स क्या करेंगे? व्हाट इज द यूज ऑफ फिनटेक्स? फिनटेक्स बैंकों को ये सिखा रहे हैं, आप कंप्लेसेंट मत होइए, आप टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कीजिए अपने मॉडल के अंदर। अब मैं जब भी किसी भी बैंक की कॉल पे जाता हूँ ना, सब बैंक सब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बात करते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी के पास पावर है डिसरप्शन करने का। गूगल पे कर रहा है डिसरप्शन, राइट? अब आप बजाज फाइनेंस की बात कीजिए, बजाज फाइनेंस क्या बोलते हैं? अगले 3 साल के अंदर हम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नहीं रहेंगे, हम एक पेमेंट कंपनी बन जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज करके पेमेंट करवा रही है और बिकॉज ऑफ दैट पेमेंट हम बहुत सारी चीजों को क्रॉस सेल कर रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 1, फिनटेक्स बैंकों को मजबूर करेंगे कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, फिनटेक्स अपने आप सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, वो लोग बैंकों के पार्टनर बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर वो भी नहीं करेंगे तो वो पाइन लैब जैसा मॉडल करेंगे। क्या करेंगे पाइन लैब? वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को सोर्स करते हैं और बैंकों को बोलते हैं तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे पास कस्टमर्स लेके आएंगे, लोन सोर्स करेंगे, तुम बस हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दो। बैंकों के पार्टनर बन जाएंगे। पाइन लैब्स का जो मॉडल है ब्रिलियंट मॉडल है। बैंकों को क्या होता है, पाइन लैब्स का मॉडल समझाऊं तो, अगर आप जब भी आप फ्रिज या कोई भी एसेट लेने के लिए जाते हैं, राइट, तो क्या होता है, आपको ईएमआई पे पाइन लैब्स आपको ईएमआई के ऊपर आपको वो प्रोडक्ट दे देता है, राइट? एंड पाइन लैब्स सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करता है, बैंकों को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, राइट? इसके लिए पाइन लैब छोटी सी फी चार्ज करता है, बैंकों को लोन मिल जाता है, पाइन लैब को अपने पैसे मिल जाते हैं और रिटेल कस्टमर को ईएमआई मिल जाती है, राइट? ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही बजाज फाइनेंस भी काम करता है। तो फिनटेक इज नॉट अ डिस्ट्रप्शन, फिनटेक इज कॉम्प्लीमेंटिंग द एंटायर बैंकिंग सेक्टर एंड वो बैंकों के साथ काम करेंगे। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड तो फिनटेक फिर भी बड़े बन जाए, बट ओवरऑल वो बैंक को कॉम्प्लीमेंट करें। बिकॉज एक बात याद रखिएगा, ये यूएस में भी नहीं है, सिर्फ इंडिया में है। बैंकिंग लाइसेंस जो है ना, वो सोने की चिड़िया है, वो बहुत लोगों को नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, सोने की चिड़िया कहते हैं इसको। सही बात है, सही है। तो आपका प्रेजेंटेशन में कुछ रह गया, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर दिया था। नहीं, सो वही था कि पॉइंट नंबर 1 मैं समराइज करूं, लेंडिंग सेक्टर बॉटम पे है। इस लेंडिंग सेक्टर में प्लीज ध्यान दीजिए, कंपनीज की तरफ एक पोर्टफोलियो बनाइए जहां पे लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज हो। अगर आप नहीं बना सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में इन्वेस्ट कीजिए विद द केवीआर के 3 साल से बाहर निकलना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड बाय कीजिए, क्योंकि वहां पे सब फंड मैनेजर्स अपने बैंक्स और लेंडर्स को अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। बट इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। एज मैंने पहले कहा, यू आर नॉट पेड फॉर हाइंडसाइट इन द मार्केट, यू आर पेड फॉर फोरसाइट इन द मार्केट। सही है, फैंटास्टिक आदित्य, एज एक्सपेक्टेड इट वाज ऑसम, मजा आया। नेक्स्ट लेवल का नॉलेज मुझे भी मिला है बैंकिंग और इंश्योरेंस, बैंकिंग और एनबीएफसी पे। तो मैं भी अपनी स्टडी चालू करता हूँ और आई विल ऐड फ्यू स्टॉक्स एज पार्ट ऑफ माय ट्रैकर, क्योंकि मैं मोमेंटम प्ले करता हूँ। तो द मोमेंट आई सी मोमेंटम कमिंग इनटू दो स्टॉक्स, आई विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन दो स्टॉक्स। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स थैंक यू सो मच आदित्य। और दोस्तों, आदित्य ट्विटर पे एक्टिव हैं, तो इनका ट्विटर हैंडल मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आपको जुड़ना है तो जुड़िए डेफिनेटली। ही इज डूइंग ग्रेट वर्क, अच्छा रिच नॉलेज है, तो जितना सीख सके सीखते रहिए आदित्य से। थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक्स विवेक जी, बाय बाय। थैंक्स।